हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 40 यानी कि 40 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 41 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी आप सभी को पता है कि हमीरपुर बोर्ड अब भंग हो चुका है और उसकी जगह एक नई अल्टरनेट टेस्टिंग एजेंसी अभी बन रही है। तो जब तक वह बन नहीं जाती तब तक जो भी आपके पेंडिंग एग्जाम्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स अब कौन कंडक्ट करवाएगा, तो वह शिमला बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। और उन एग्जाम्स में आपके जैसे जेओए का एग्ज़ाम हो गया, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी एग्जाम्स को अभी कंडक्ट कौन करवाएगा, तो वो करवाएगा शिमला बोर्ड। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपका सिलेबस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये जो हमीरपुर बोर्ड और शिमला बोर्ड के बीच अंतर है, शिमला बोर्ड क्या करता है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल हाई रखता है, क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका होता है वह हाई रखता है। अब वह किस तरह से हाई रखता है क्वेश्चंस पूछने का तरीका, वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर। तो उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वह राज्य कौन सा था जिसने सबसे पहली बार युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो वो था मगध। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा था, तो वो था मगध। अच्छा, कब कब जो है तो हाथियों का इस्तेमाल हुआ है युद्धों में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि सिकंदर भारत अभियान पर आया था, भारत विजय के अभियान पर आया था 326 बीसी में। तो जब यह भारत विजय के अभियान पर आया था तो इसका युद्ध हुआ था पंजाब के शासक पोरस के साथ। तो पंजाब का शासक जो पोरस था, तो उसने भी पहली बार जो है तो हाथियों का इस्तेमाल किया था युद्ध में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और उस युद्ध को जो है तो हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि झेलम नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता चल गया कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था। 326 बीसी में इसने भारत विजय का अभियान जो है तो शुरू किया था, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हो गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो है तो बेबीलोन में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग मात्र यह 33 वर्ष का था जब इसकी मृत्यु हो गई थी। अब मगध की हमने यहाँ पे बात की थी, तो मगध के बारे में आपको एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी हाथियों की संख्या जो है तो सर्वाधिक थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी हाथियों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे बात आई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से भी कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य कब जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा था, तो यह 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, तो यह जैन धर्म को मानता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ, और सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो यह सिकंदर का सेनापति था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था 305 बीसी में, और इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। और बदले में क्या हुआ था, बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उसने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट कर दिए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मौर्य वंश की यहाँ पे बात आई थी, तो मौर्य वंश से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य दरबार की राजभाषा क्या थी, तो मौर्य दरबार की राजभाषा थी मगधी, ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि विष्णु पुराण का संबंध जो है तो किस वंश से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक जो प्रयुक्त सिक्का था, तो वह कौन सा था, तो वो था कर्षपणा। कौन सा था, कर्षपणा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो देखो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बन चुके हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, द आजीविकाज वर। तो आजीवक थे, तो आजीवक क्या थे, सेक्ट कंटेम्परेरी टू बुद्धा, यानी कि बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, अब देखो एक क्वेश्चन आपसे हमीरपुर बोर्ड में पूछा जाता था कि तुलसीदास किस राजा के समकालीन थे, यानी कि तुलसीदास किस राजा के कंटेम्परेरी थे,
तो इसी तरह से यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि ये जो आजीवक संप्रदाय था तो यह किस वंश के साथ जो है तो समकालीन था, किस वंश के साथ जो है तो इस कंटेम्परेरी था, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो आजीवक संप्रदाय ये भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल के द्वारा की गई थी। आजीवक संप्रदाय को कौन मानता था, अब यहाँ पर हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो वो था बिंदुसार, और ये जो बिंदुसार था यही जो है तो आजीवक संप्रदाय को मानता था, ये आपको पता चल गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, तो वो था बिंदुसार। अब बिंदुसार की यहाँ पे बात आई है तो बिंदुसार के बारे में भी कुछ एक क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि बिंदुसार कब जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा, तो यह 298 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, और 298 बीसी में ही क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोवा यानी कि कर्नाटक में हुई थी, ये आपको पता चल गया। अब जब भी इसकी मृत्यु हुई तभी जो है तो उसका पुत्र बिंदुसार जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा था, ये भी आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन जो है तो बिंदुसार के बारे में पूछा जाता है कि किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है, तो किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है, तो बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था, तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको महान सम्राट अशोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक हिंट दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपसे पूछा था कि जो तुलसीदास थे, तो तुलसीदास किस राजा के समकालीन यानी कि किस राजा के कंटेम्परेरी थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास अकबर के कंटेम्परेरी यानी कि अकबर के समकालीन थे, ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, भक्त तुकाराम, भक्त तुकाराम किस राजा के समकालीन थे, तो यह जहांगीर के समकालीन थे। ये 2 क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये 2 क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टेब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की हुई थी। यानी कि प्रेजेंट की अगर देखो बात करें, प्रेजेंट में हमारा इंडिया है, तो इंडिया में रशिया की एम्बेसी है और रशिया में हमारे इंडिया की एम्बेसी है। तो इसी तरह कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जिसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की हुई थी, तो वह कौन था, तो वो था टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब टीपू सुल्तान की यहाँ पे बात आई है तो आप सभी को पता है कि टीपू सुल्तान से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान ने कौन कौन से देशों में दूतावासों की स्थापना की हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि टीपू सुल्तान ने फ्रांस हो गया, टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, मॉरिशस हो गया, काबुल हो गया, इन देशों में जो है तो दूतावासों की स्थापना की हुई थी। अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर मैसूर किसको कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शेर मैसूर किसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अब इसको मैसूर, मैसूर से आपको देखो एक पॉइंट ध्यान में रखना है, एक पॉइंट आपके माइंड में आ गया होगा कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक होगा, तो यह मैसूर राज्य का शासक होगा। कहाँ का होगा, मैसूर राज्य का शासक होगा। अब आप सभी को पता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत बार एग्जाम में बनते हैं और इन युद्धों में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको टोटल 4 जो है तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, वो चारों के चारों आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध किस संधि के तहत जो है तो समाप्त हुआ था, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर चलेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। और हैदर अली कहाँ का शासक था, तो हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था, यानी कि मैसूर का शासक कब बना था, 1761 में। अब यहीं से जो है तो सारी की सारी कहानी शुरू होती है आंग्ल मैसूर युद्धों की। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था। और इस युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति जो है तो मद्रास की संधि के तहत यह युद्ध जो है तो समाप्त हुआ था, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर दूसरा युद्ध जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध है वह कब हुआ था, तो वो हुआ था 1780 से लेकर के 1784 तक। अब इस युद्ध में भी क्या हुआ था, इस युद्ध में भी हैदर अली ही था। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हो रहा था। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, अपने एक सेनापति
जिस सेनापति का नाम था जनरल आयरकूट। तो जनरल आयरकूट को भेज दिया हैदर अली के साथ युद्ध करने के लिए। तो जनरल आयरकूट और हैदर अली का युद्ध होता है 1781 में, और इस युद्ध को कहा जाता है पोर्टो नोवा का युद्ध। और इसी युद्ध में हैदर अली बड़ी बुरी तरह जो है तो पराजित होता है, और यहाँ पर जो है तो यह मारा जाता है, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो हैदर अली का जो पुत्र है टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है, और ये युद्ध समाप्त होता है 1784 में जाकर के। और कौन सी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मंगलौर की संधि के तहत यह युद्ध जो है तो समाप्त होता है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता चल गया, मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। अब इसी बीच क्या होता है, ये जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान ने क्या किया, आपको भी पता है कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, यानी कि फ्रांसीसी लोगों से यह बहुत अच्छी तरह जो है तो प्रभावित था। तो टीपू ने क्या किया, टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दी। अब जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दी और स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया। अब इससे क्या होगा, इससे जो अंग्रेज थे उनको बुरा लगेगा, तो यहाँ पर हो जाता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो वो कब होता है, 1790 से लेकर के 1792 के बीच में। और इस समय जो गवर्नर जनरल था तो वह कौन था, तो वो था कॉर्नवालिस। और ये युद्ध जो है तो समाप्त किस संधि के तहत होता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध जो है तो समाप्त हो जाता है। किस संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है 1799 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वेलेजली। और वेलेजली क्या करता है, ये जो टीपू सुल्तान था इस पर आक्रमण कर देता है, और ये जो टीपू सुल्तान है यह श्रीरंगपट्टनम के किले पर मारा जाता है। तो ये जो टीपू सुल्तान था इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1799 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अच्छा, क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है वो आप नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता देना, या फिर आपको जिस तरह मैं पहले हमीरपुर बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस किया करता था उस तरह से आपको चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता देना। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। तो भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन थे, तो भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन थे, तो ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बाल गंगाधर तिलक, इनसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है, तो यह किन के द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको जो है तो 1908 में 6 वर्ष की जेल हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जेल इनको कहाँ पर हुई थी, इनको कहाँ पर भेजा गया था, तो इनको मांडले यानी कि जो बर्मा में जेल थी वहाँ पर भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था, मांडले जेल में इनको भेजा गया था। और इसी जेल में इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हुई थी, एक तो थी गीता रहस्य और एक थी कर्म योग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य और कर्म योग नामक पुस्तकें कहाँ पर लिखी थी, कब लिखी थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब इनको 6 वर्ष की जेल हुई थी 1908 में मांडले वर्मा जेल में, तो मांडले वर्मा जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य और कर्म योग नामक पुस्तकें लिखी हुई थी। अब बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी, शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी किन्होंने कहा था, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था। ये भी आपको पता चल गया। इनकी 2 पत्रिकाएं बहुत बार एग्जाम में बनती है। एक तो पत्रिका है मराठा, और मराठा कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो यह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती थी। और एक थी केसरी, केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो यह मराठी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ये बिल्कुल अपोजिट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब यहाँ पर बात आई थी उग्रवादी और उदारवादी, तो उग्रवादी नेता कौन कौन से थे और उदारवादी नेता कौन कौन से थे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उग्रवादी नेताओं में आप सभी को पता है कि लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और बिपिन चंद्रपाल हो गए। आपको ये 3 नाम तो नोट रखने ही रखने हैं। उसके अलावा आपको अश्विनी कुमार दत्त हो गए, कृष्ण कुमार हो गए और अरविंदो घोष हो गए। ये सारे के सारे जो है तो उग्रवादी नेता थे। अच्छा, उदारवादी नेता कौन कौन से थे, तो उदारवादी नेताओं में एक तो आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी हो गए, फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। उसके बाद अगर बात करें दिनशा वाचा हो गए, रास बिहारी घोष हो गए, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, आरसी दत्त हो गए, पीआर नायडू हो गए, आनंद चार्लू हो गए। ये सारे के सारे उदारवादी नेता मैंने आपको बता दिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं।
बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let'sPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 5 है, हु रोट अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा था? आप सभी को पता है कि अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अकबरनामा जो है तो अकबर के बारे में है, तो अकबर की जब भी बात आती है तो अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कालानौर में हुआ था। अच्छा, अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत और अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? तो वो मिली थी 1562 में। ये डेट्स देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर द्वारा जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था तो उसकी समाप्ति कब की गई थी? तो उसकी समाप्ति की गई थी 1563 में। उसके बाद अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो वो की थी 1564 में। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद अकबर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1571 में। आगे आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1582 में। और एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही को स्वीकारा था तो वह कौन था? तो वो था बीरबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर द्वारा इलाही संवत, जिसको इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है, तो उसकी शुरुआत कब की गई थी? उसकी शुरुआत की गई थी 1583 में। और अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। ये सारी की सारी डेट्स मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ, जो कि आपने ध्यान में रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अकबर के साथ जो है तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? 1576 में। इसमें अकबर विजयी हुआ था। अच्छा, अकबर के हिस्से में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो ये भी युद्ध आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, द असम स्टेट derives its name from that of a tribe that conquered the region. Where did the tribesman come from? तो असम राज्य का नाम उस जनजाति से लिया गया है जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तो यह जनजाति या फिर आदिवासी कहाँ से आए थे? तो प्रेजेंट में आपको पता है कि प्रेजेंट में हमारा एक स्टेट है जिसको असम कहा जाता है। तो ये जो असम नाम दिया गया है यह एक ट्राइब के नाम पर है। तो ये ट्राइब जो है तो कहाँ से आई थी? और इसी ट्राइब ने जो है तो असम स्टेट को जीता था। और जीतने के बाद जो है तो इसी ट्राइब के नाम पर जो है तो असम नाम पड़ा था। अब ये ट्राइब आई कहाँ से थी? कौन से देश से यह आई थी? तो ये आई थी थाईलैंड से। अब थाईलैंड को पहले कहा जाता था सियाम, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर असम की बात आई है तो असम के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि असम का पुराना क्या नाम था? असम को पहले क्या कहा जाता था? तो असम को पहले कामरूप कहा जाता था। ये आप सभी को पता होगा। असम में ही जो है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में ही कामाख्या मंदिर जो है तो स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, असम में एक नदी बहती है जिसका नाम है बराक नदी। और बराक नदी से ही एक वैली बनी है, बराक वैली। तो बराक वैली कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो बराक वैली जो है तो असम में है। अच्छा, ये किसके लिए फेमस होगी? तो बराक वैली जो है तो चाय की खेती के लिए फेमस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी पर्शियन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बात आई है तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंशों ने शासन किया था? तो टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब वो 5 वंश कौन कौन से थे? तो उनमें सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजियों के बाद तुगलक वंश ने शासन किया था। तुगलक के बाद सैयद वंश ने शासन किया। और सैयद वंश के बाद लोधी वंश ने शासन किया था। तो इन 5 वंशों को क्या कहा जाता है? तो इन 5 वंशों को मिलाएंगे तो इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में
गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और ये जो लोदी वंश था, तो लोदी वंश की समाप्ति कब हुई थी? तो लोदी वंश की समाप्ति इब्राहिम लोदी के साथ जो है तो बाबर का युद्ध हुआ था 1526 में, जिसको पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है तो इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और वह युद्ध स्थल में मारा जाता है। तो यहीं पर लोदी वंश जो है तो समाप्त हो गया था और मुगल वंश की नींव डल गई थी। तो यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1206 में। और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ था, तो वो हुआ था 1526 में। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको देखो ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि आपको नीचे कमेंट्स में बताने हैं। एक तो दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और एक दीवाने खैरात, इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इन दोनों विभागों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसके द्वारा इन दोनों विभागों की स्थापना की गई थी? वो आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण केंद्र से जुड़े हुए थे? आपसे ये क्वेश्चन देखो घुमाकर भी पूछा जाता है कि जो चाणक्य थे, चाणक्य कहाँ से पढ़ करके आए हुए थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य की हमने बात कर ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 बीसी में उसका पुत्र बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो था अशोक। तो यहाँ पर हमने चंद्रगुप्त मौर्य भी डिस्कस कर दिया था और बिंदुसार को भी डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर बचता है अशोक। तो अशोक की जब भी बात आती है तो अशोक से संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस अभी तक हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अशोक का जन्म कब हुआ था? तो अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। और अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 232 बीसी में। ये आपको ध्यान में रखना है। अशोक की मृत्यु जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 232 बीसी में अशोक की मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 बीसी में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, अशोक के द्वारा आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो उन 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। उन 4 गुफाओं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें आप पहला तो आ जाता है कर्ज हो गई, चौपार हो गया, सुदामा हो गया और विश्व झोंपड़ी हो गया। तो 4 गुफाओं के नाम मैंने आपको बता दिए, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अशोक की दूसरी पत्नी कौन थी, यानी कि दूसरी रानी कौन थी? तो वो थी करुवाकी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और करुवाकी और अशोक का पुत्र कौन था? तो वो था तीवर। कौन सा था? तीवर। इसको जो है तो कई बार तिवाला भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बन चुका है कि करुवाकी का पुत्र कौन था? तो वो था तिवर या फिर तिवाला। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। अच्छा, अशोक ने ही देखो अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने अशोक के बारे में देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई थी? तो पहले तो आपको यही पता चल गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट डेट अगर आपको ध्यान में रखनी है तो 1 नवंबर 1913 को जो है तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये भी आपको पता चल गया। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किन के द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। अच्छा, लाला हरदयाल जो है तो एक टीचर थे। तो ये कहाँ पर टीचर थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है तो टीचर थे। कहाँ पर टीचर थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह एक टीचर के पद पर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और ये जो गदर पार्टी थी, तो गदर पार्टी के संस्थापक तो आपको पता चल गए कौन थे, तो वो थे लाला हरदयाल। और गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष भी आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के लाला हरदयाल टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम।
तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कहाँ से की थी? अब आपको पता है महात्मा गांधी कहाँ पर रहते थे? साउथ अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब जो है तो भारत लौटे थे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। और इसीलिए 9 जनवरी को हर साल हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब जब गांधी जी वहाँ से लौटे तो यहाँ पर जो है तो उन्होंने राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू कर दी। तो पहली उनकी राजनीतिक गतिविधि कहाँ पर शुरू हुई थी? तो वो हुई थी चंपारण में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंपारण में उनका पहला सत्याग्रह या फिर पहला आंदोलन चला था। और चंपारण उनको बुलाने वाले कौन थे? तो वो थे राजकुमार शुक्ला। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। और ये हुआ क्यों था? तो नील की खेती के विरोध में, यानी कि 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हो गया चंपारण का आंदोलन जो कि पहला आंदोलन था। दूसरा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था खेड़ा में। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा में। और ये कब हुआ था? तो वो हुआ था 1918 में। और खेड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। और ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो यह टैक्स के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। ये भी आपको पता चल गया। और तीसरा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो तीसरा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मिल वर्कर्स यानी कि मिल मजदूरों के खिलाफ के लिए जो है तो लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो ये भी 1918 में ही लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महात्मा गांधी ने इसी में सबसे पहली बार जो है तो भूख हड़ताल भी की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें, जैसे कि आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में जो है तो चौरा चौरी की घटना हो जाती है, जिस वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब वापस ले लिया तो कुछ एक लोग थे, वह इनके इस स्टेप से जो है तो नाराज हो गए थे और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी की स्थापना कर ली थी। तो उस पार्टी को नाम दिया गया स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और ये किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये डेट्स देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल के लिए इतने ही रखते हैं। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।